Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ सीड को डिस्कस करना है, जो इस चैप्टर का कंसेप्चुअल टॉपिक भी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो एवोल्यूशन ऑफ सीड, अच्छा, आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है जो बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म जितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, उसके गैमीट प्रोटेक्शन में होंगे, उसके स्पर्म प्रोटेक्शन में होंगे और उसके जाइगोट प्रोटेक्शन में होगा, उसके एम्ब्रियो प्रोटेक्शन में होगा, वो उतना ही ज़्यादा खुश्की वाले इन्वायरमेंट पे आसानी से ज़िंदा रह सकता है। तो एवोल्यूशन ऑफ सीड का मकसद ही ये था कि प्लांट के मैकेनिज़्म को ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाए। कहाँ? लैंड इन्वायरमेंट पे, जो एक ख़तरनाक किस्म का इन्वायरमेंट है। तो इसी वजह से अगर देखने में ये आया है, जब हम किंगडम प्लांटी का रिव्यू करते हैं तो हमें जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है वो ज़्यादा नज़र आते हैं बनिस्बत उनके जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट नहीं है। तो पहली लाइन यही लिखी, अ रिव्यू ऑफ किंगडम प्लांटी। जब हम किंगडम प्लांटी का रिव्यू करते हैं तो इंडिकेट, तो ये बात नज़र आती है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट जिनको स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को स्पर्मेटोफाइट कहा जाता है। प्रीडोमिनेट, इनका ज़्यादा कब्ज़ा है ज़मीन के ऊपर, ये ज़्यादा तादाद में है ओवर नॉन सीड वेस्कुलर प्लांट, उन वेस्कुलर प्लांट से जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते। तो जिस वक्त हम सीड की बात करते हैं तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जहन में आप लोगों ने रखनी है। मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट, प्लांट ने सीड हैबिट को डेवलप किया। अच्छा, वर्ड सीड हैबिट लिखा हुआ है। सीड हैबिट, हैबिट किसी आदत को कहा जाता है। तो प्लांट के अंदर ये जो आदत आई कि उन्होंने सीड बनाना शुरू किए, तो ये सीड हैबिट बन जाएगी। तो बहरहाल इसको एवोल्यूशन ऑफ सीड भी कह सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट भी कह सकते हैं। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था इन द हिस्ट्री ऑफ लैंड प्लांट, जो लैंड प्लांट की ज़िंदगी में आया, वाज द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, कि उन्होंने सीड हैबिट को डेवलप किया, कि उनके पास एक ऐसी आदत आ गई, ऐसी करैक्टरिस्टिक आ गई जिससे वो सीड बना सकते हैं। अब ये आई कब है? तकरीबन सीड बनने का जो प्रोसेस है वो 390 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ, यानी तकरीबन ये 39 करोड़ साल। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सीड का बनने की वजह से इनका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस आई और ये तकरीबन 390 मिलियन साल पहले ये काम हुआ। पहला जो सीड हमें नज़र आता है वो 365 मिलियन ईयर अगो। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। 390 ये पहले का ज़माना है, 365 ये बाद का ज़माना है। जैसे मैं कहता हूँ कि वो शख्स 4 साल बड़ा है, या मैं कहता हूँ कि वो उसकी पैदाइश 4 साल पहले हुई, उसकी पैदाइश 2 साल पहले बाद हुई। तो जिस वक्त हम 2 साल की बात करते हैं कि वो 2 साल पहले के, वो 4 साल पहले के, तो 2 साल करीब का ज़माना है, 4 साल दूर का ज़माना है। तो यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। ये 390 मिलियन साल, 365 मिलियन साल ये हमारे करीब का ज़माना है। तो 390 मिलियन साल ये प्रोसेस शुरू हुआ और 365 मिलियन ईयर जो लेट डिवोनियन पीरियड कहलाता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो ज़मीन है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो उनमें से एक पीरियड डिवोनियन पीरियड, और उसका जो एंड है वो लेट डिवोनियन पीरियड कहलाता है। तो पहला जो कंप्लीट सीड हमें नज़र आता है वो तकरीबन 365 मिलियन साल पहले नज़र आता है। उस वक्त के ज़माने को हम कहते हैं डिवोनियन पीरियड, और डिवोनियन पीरियड का भी एंड चल रहा था। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ कब शुरू हुई। सीड है क्या? बेसिकली फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड। ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो जाए तो हम कहते हैं सीड बन जाता है। अब ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या है? ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम का नाम है जी। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी यह बात डिस्कस कर चुके हैं। मेगास्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बड़े बड़े स्पोर बनेंगे। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें 2 किस्म के स्पोर बनते हैं।
एक स्पोर बड़ा होता है जिसे मेगास्पोर कहा जाता है, एक स्पोर छोटा होता है जिसे माइक्रोस्पोर कहा जाता है। तो ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम है। तो मेगास्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिसमें क्या बनेंगे, बड़े बड़े स्पोर्स बनेंगे। मेगास्पोर, बड़े बड़े स्पोर बनेंगे। अच्छा, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी, FG मैं लिख देता हूँ फीमेल, और फीमेल गैमेटोफाइट से एग बनेगा। इस सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखनी है कि क्योंकि स्पोर के बाद गैमेटोफाइट बनती है, लेकिन वो प्लांट जिनके अंदर दो किस्म के स्पोर बनते हैं, एक मेगास्पोर एक माइक्रोस्पोर। तो मेगास्पोर हमेशा जब भी डिवेल्प होता है तो उससे फीमेल गैमेटोफाइट बनती है और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग डिवेल्प होता है। अगर इस मेगास्पोरेंजियम पर इंटेगुमेंशन हो जाए, इंटेगुमेंटेड कवरिंग को कहा जाता है, गिलाफ को कहा जाता है, कवरिंग या गिलाफ। इंडिसेंट जो मजबूती से बंद हो, यानी अब इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, एक ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसके ऊपर कवरिंग मौजूद हो और कवरिंग ने उसको मजबूती से बंद किया हो, आसानी से जो ओपन ना होती हो, मजबूती से बंद किया हो, तो ऐसा मेगास्पोरेंजियम जो एक कवरिंग में लिपटा हुआ है, मजबूत कवरिंग में लिपटा हुआ है, वो ओव्यूल कहलाता है। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है ये कवरिंग है, जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर प्रोड्यूस हुए, मेगास्पोर से अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट बनी, अंदर ही एग बन गया। अगर इस एग की फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये सीड बन जाता है। तो ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरह जहन में रखनी है, इसको हम अगले 2 टॉपिक्स में बहुत दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। ओव्यूल है क्या? ये एक ऐसे मेगास्पोरेंजियम का नाम है जिसको मजबूत कवरिंग ने लपेटा हुआ है। उर्दू में इसका तर्जुमा यही बनेगा, ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसको मजबूत कवरिंग ने लपेटा हुआ है वो ओव्यूल कहलाते हैं। और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी और फीमेल गैमेटोफाइट की में जो एग है, जब उसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। जी, इंटेगुमेंट्स क्या है? हमने कहा इंटेगुमेंटेड इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम। तो इंटेगुमेंट बेसिकली कवरिंग को कहा जाता है, स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द बनती हैं और इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है, 5 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 मुख्तलिफ होगी। ठीक हो गया? तो इंटेगुमेंट्स ये ऐसी स्पेशलाइज्ड कवरिंग है जो मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द बनती हैं, जिसकी वजह से मेगास्पोरेंजियम लिपट जाता है जिसके अंदर और उसकी ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाती है। ठीक हो गया? स्पर्मेटोफाइट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को कहा जाता है। जी, तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। उसके बाद ओव्यूल क्या है? इंटेगुमेंटेड इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम। इंटेगुमेंटेड कवरिंग को कहा जाता है, इंडिसेंट मजबूती से लिपटा हुआ, और मेगास्पोरेंजियम जिसमें मेगास्पोर प्रोड्यूस होने हैं। मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बननी है, ये जहन में रखेंगे आप। इंटेगुमेंट क्या? कवरिंग को कहा जाता है और इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। और स्पर्मेटोफाइट्स वो प्लांट हैं जिनमें सीड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद अब हम स्टेप्स की बात करते हैं। हमने कहा कि सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हमने कहा ऐसा मेगास्पोरेंजियम जो कवरिंग में लिपटा हुआ है, मजबूत कवरिंग में लिपटा हुआ है। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम मेगास्पोरेंजियम की बात करेंगे तो मेगास्पोरेंजियम का मतलब है कि बड़े बड़े स्पोर प्रोड्यूस करना। अच्छा, हम किसी को बड़ा उस वक्त कहते हैं जब उसके मुकाबले में छोटा भी हो। अब सारे ही अगर एक जैसे हों तो बड़ा छोटा तो नहीं कहा जाएगा। ठीक है? जैसे मैं कहता हूँ कि एक क्लास है, उसमें सारों के नंबर 1060 हैं, तो आप ये तो नहीं कहोगे एक लाइक है एक नालायक है। तो लाइक और नालायक उस वक्त होगा जब एक के ज़्यादा होंगे एक के कम होंगे। तो जब चीज़ कंपैरिजन में आती है फिर हम कहते हैं एक बड़ा है एक छोटा है। तो मेगास्पोर उस वक्त कहलाएगा जब उसके मुकाबले में एक छोटा स्पोर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एवोल्यूशन ऑफ सीड के प्रोसेस को स्टार्ट किया गया तो पहले 2 किस्म के स्पोर प्रोड्यूस किए जाना शुरू हुए। इस जो ग्रुप हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है ट्रिडोफाइट्स। जो सब डिवीजन हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है ट्रिडोफाइट्स। उसकी पहले मेंबर हम क्लास फिलिसिनी पढ़ चुके। इससे पहले जितने भी हमने ग्रुप पढ़े सिवाय एक आधे प्लांट के, वो सारे होमोस्पोरस थे।
यानी उनमें एक किस्म के स्पोर प्रोड्यूस होते। तो जब एक किस्म के स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ना कोई मेगा होगा ना कोई माइक्रो होगा। तो जब मेगा स्पोर नहीं बनेगा तो मेगा स्पोरेंजियम का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। तो जब मेगा स्पोरेंजियम का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो ओव्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ओव्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो सीड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो इस वजह से जब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड की, तो पहला स्टेप ये था कि प्लांट ने दो किस्म के स्पोर बनाना शुरू किए। तो प्रिमिटिव होमोस्पोरी, शुरू में जो प्लांट के पास कंडीशन थी वो होमोस्पोरी की थी। प्रिमिटिव वेस्कुलर लैंड प्लांट, जो पुराने वाले वेस्कुलर लैंड प्लांट है, प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ स्पोर्स, एक किस्म के स्पोर प्रोड्यूस करते थे। इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोस्पोरी। इस कंडीशन को होमोस्पोरी का। ऑल प्लांट अप टू ट्रीडोफाइट्स, जितने भी ये जो ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, जो सब डिवीजन पढ़ रहे हैं, ये ट्रीडोफाइट्स की है। तो जिसकी 3 क्लासेस हमने डिस्कस करी। क्लास फिलिसिन हम पढ़ चुके हैं, आगे 2 सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑल प्लांट्स अप टू ट्रीडोफाइट्स वर होमोस्पोरस, ये सारे होमोस्पोरस थे। फिर कुछ प्लांट ने क्या किया, हेट्रोस्पोरी की एवोल्यूशन की। ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ एवोल्यूशन, जब एवोल्यूशन हो रही थी, सम प्लांट स्टार्टेड टू प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर। एक को छोटा स्पोर कहा गया, एक को बड़ा स्पोर कहा गया। तो छोटा स्पोर साइज में छोटा था, यानी ये, और जो बड़ा स्पोर वो साइज में बड़ा था, जैसे ये। अच्छा, माइक्रोस्पोर जिस स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होता है, स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्पोर, और जो मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अगर हम बात करें, स्पोर से गैमेटोफाइट बनती है। तो माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट हुआ तो उससे माइक्रोगैमेटोफाइट बनी या मेल गैमेटोफाइट बनी, और जो मेगास्पोर जर्मिनेट हुआ से मेगा गैमेटोफाइट बनी या फीमेल गैमेटोफाइट बनी। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी। सीक्वेंस क्या होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर, मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोगैमेटोफाइट और स्पर्म, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर्स, फीमेल गैमेटोफाइट और एग। तो ये सीक्वेंस आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो माइक्रोस्पोर से माइक्रोगैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगी जिसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और मेगास्पोर से मेगा गैमेटोफाइट या फिर फीमेल गैमेटोफाइट इसको कहा जाता है। उसके बाद अच्छा, शुरू में क्या होता था, जैसे मैं कहता हूं कि माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर, सॉरी, हम सिर्फ इस पोर्शन की बात करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि मेगास्पोरेंजियम के जरिए से ही एवोल्यूशन ऑफ सीड हुई है, तो हम इस पोर्शन की ज़्यादा बात करेंगे, मेगास्पोरेंजियम की ज़्यादा बात करेंगे। क्योंकि मेगा, जब हम सीड की डेफिनेशन करते हैं तो ओव्यूल की बात होती है, ओव्यूल की डेफिनेशन करते हैं तो मेगास्पोरेंजियम की बात होगी। तो इस वजह से जितना भी टॉपिक हमारा चलेगा उसमें ज़्यादातर पोर्शन मेगास्पोरेंजियम से ही रिलेटेड होगा। तो शुरू में क्या होता था कि जैसे ये मेगास्पोरेंजियम है, तो इसमें जब मेगास्पोर प्रोड्यूस होते वो फौरन ही एटमॉस्फेयर में आ जाते थे रिलीज होके, और इन्वायरमेंट के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनती थी और इन्वायरमेंट में ही एग प्रोड्यूस होता था। अब जो चीज़ इन्वायरमेंट के सपोर्ट कर दी जाए वो आप कह सकते हैं डेवलप हो भी सकती है, हो नहीं भी सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अभी ना गैमेटोफाइट को मिली, ना स्पोर्स को मिली, ना एग को मिली। तो जिस वक्त वो प्रोटेक्शन नहीं मिली तो इसके डेवलपमेंट के चांसेस पहले क्या होते थे, कम होते थे। अच्छा, अगर सपोज ये कंडीशन रहती तो फिर बाकी जो पोर्शन बचता था मेगास्पोरेंजियम का, क्या इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पेश आए? जब चीज़ ही बाहर निकल गई जिसकी प्रोटेक्शन करनी है तो फिर इसका को प्रोटेक्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। अच्छा, कुछ प्लांट ने थोड़ा सा इससे एडवांस काम किया। उन्होंने क्या किया, मेगास्पोर्स को अंदर बनाया और इनको थोड़ा सा अंदर ही डेवलप किया। तो जब इनमें कुछ अच्छे करैक्टर डेवलप हुए तो इनको बाहर भेज दिया ताकि ये बेहतर अंदाज में, यानी बच्चा जितना छोटा होगा
वो उतना ही ज़्यादा नाजुक होगा। जब थोड़ी सी उसकी डेवलपमेंट होगी फिर उसके अंदर थोड़ी सी सख्ती बर्दाश्त करने की सलाहियत आ जाती है। तो ये जो मेगास्पोर इन्वायरमेंट में आते थे थोड़ी देर बाद, पहले क्या होता था, मेगास्पोर बनते फ़ौरन ही बाहर आ जाते। फिर दूसरे केस में उन्होंने थोड़ी देर अपने पास रखा लेकिन बाद में उसको रिलीज़ किया। इससे जर्मिनेशन थोड़ी अच्छे अंदाज में हुई क्योंकि डेवलपमेंट के लिए सलाहियतें ज़्यादा जनरेट हुई। अच्छा, कुछ प्लांट ऐसे हैं उन्होंने क्या किया, भाई इन्वायरमेंट तो मेगास्पोर्स को नुकसान पहुंचाता है, उन्होंने अपने अंदर ही मेगास्पोर को डेवलप करना शुरू कर दिया। मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर बनना शुरू हुई और मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर की डेवलपमेंट के बाद फीमेल गैमेटोफाइट बनी। अब ये 3 स्टेप में काम हुआ। शुरू में जितने भी प्लांट थे उनके मेगास्पोर बनते ही बाहर आते थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनके प्रोटेक्शन कम थी, जर्मिनेशन के चांस कम थे। दूसरी कैटेगरी के जो प्लांट है उन्होंने क्या किया, मेगास्पोर को कुछ देर के लिए अपने अंदर रखा, जब वो थोड़े से पुख्ता हो गए फिर उनको बाहर निकाला तो जर्मिनेशन के चांस थोड़े से बढ़ गए क्योंकि पुख्ता होके मजबूत बन के वो बाहर निकले। तीसरों ने क्या किया, फीमेल गैमेटोफाइट को अंदर ही बनाया ताकि इन्वायरमेंट के सामने ही वो ना आए, तो इससे जर्मिनेशन के चांस और बढ़ गए। जितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन में आएगी चीज़ उतनी ही ज़्यादा उसके ग्रो के चांसेस बढ़ते हैं। तो प्रिमिटिव इमीडिएट, तो शुरू में प्रिमिटिव का मतलब पुराने प्लांट में क्या होता था, इमीडिएट डिस्पर्सल, कि फौरन ही बाहर निकाल दिया जाता, बिखेर दिया जाता। तो ड्यूरिंग द यूजुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल के प्लांट के अंदर जब एक साइकिल हो रहा था इन हेटेरोप्लास्टिक प्लांट, मेगास्पोर आर यूज्ड टू शेड का मतलब है उतार के फेंक देना, एंड डिस्पर्ड, और उनको बिखेर दिया जाता। सून आफ्टर फॉर्मेशन, जल्द ही जब वो बनते थे, टू फॉर्म फीमेल, और बाहर जाके फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनती थी। यानी मेगास्पोर्स को फौरन बनने के फौरन बाद ही उतार के फेंक दिया जाता, इन्वायरमेंट में बिखेर दिया जाता और इन्वायरमेंट में ही वो फीमेल गैमेटोफाइट को बनाते थे। फिर कुछ प्लांट जैसे स्लेजिनेला ने क्या किया, इन सम प्लांट स्लेजिनेला द मेगास्पोर इज नॉट अलाउ, मेगास्पोर्स को बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिली फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम से इमीडिएटली इट्स फॉर्मेशन, बनने के फौरन बाद, लेकिन थोड़ी देर बाद इसने भी रिलीज कर दिए। कुछ प्लांट की कैटेगरी उन्होंने क्या, परमानेंटली रिटेन, परमानेंटली मुस्तकिल, तो रिटेन का मतलब है अपने पास ही रखना, रिटेन करना, अपने पास ही रखना। तो इन सब मेगास्पोर, कुछ प्लांट ऐसे थे जिसमें जो मेगास्पोर इज परमानेंटली रिटेन, वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहना शुरू हुए विद इन कन्फाइंस ऑफ मेगास्पोर। कन्फाइंस कहते हैं चार दीवारी, ठीक है, यानी बाउंड्री को कहा जाता है। तो मेगास्पोरेंजियम की जो बाउंड्री है उसके अंदर ही मेगास्पोर परमानेंटली रहना शुरू हुए और उसी की चार दीवारी के अंदर मेगास्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट और वहीं फीमेल गैमेटोफाइट बनना शुरू हुई। ठीक, तो आपने समझना है कि मेगास्पोर मुस्तकिल तौर पे मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहना शुरू हुए और मेगास्पोरेंजियम की जो चार दीवारी बाउंड्री है उसी के अंदर मेगास्पोर ने जर्मिनेशन की टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनाई। यानी 3 स्टेप में काम हो, पहले फौरन रिलीज होते थे, फिर कुछ देर बाद रिलीज किया और फिर मुस्तकिल तौर पे अपने पास ही रखना शुरू कर दी। अब इसकी हेडिंग की तरफ जाते हैं। हेडिंग क्या कहती है? रिटेंशन, के मेगास्पोर को अपने पास ही रखना शुरू किया और जर्मिनेशन, मेगास्पोर को अपने अंदर जर्मिनेट करना शुरू किया। ठीक है, किसके अंदर? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर इन मेगास्पोर, तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर रिटेंशन रहना भी शुरू हुए और जर्मिनेट करना भी शुरू हुए। तो ये दूसरा स्टेप। यानी आप ये समझ लें कि अब मेगास्पोर की चार दीवारी में फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, एग बनता, प्रोटेक्शन में आ गए, तो जिससे डेवलपमेंट के चांसेस बढ़े। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप ये था कि वो स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट के ऊपर मेगास्पोर्स लगते हैं, तो पहले शुरू में
स्पोर्स आमतौर पे सरफेस पे होते थे ऐसे। फिर कुछ प्लांट ने क्या किया, इनको मजीद प्रोटेक्शन दे दी। ठीक है, कैसे प्रोटेक्शन, जो उसकी ब्रांचेस थी उन ब्रांचेस को ऐसे उसने लिपेटना शुरू कर दिया, ऐसे लिपेटना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, मेगास्पोर, उसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवरिंग आ गई, मेगास्पोरेंजियम, और उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या है, मेगास्पोर, जिससे फीमेल गैमेटोफाइट बननी है और एग बनना है। बाहर मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के बाहर कवरिंग। तो अगर सपोज कंडीशन ये हो, मेगास्पोरेंजियम के बाहर अगर कवरिंग बन जाए तो हम कहते हैं ये ओव्यूल बन गया, ओव्यूल बन गया, ये ओव्यूल की डेवलपमेंट होगी। तो अगला प्रोसेस क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, ब्रांचेस ऑफ स्पोरोफाइट सराउंडिंग द मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द जो ब्रांचेस थी स्पोरोफाइट की, फ्यूज अराउंड मेगास्पोरेंजियम, वो मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द फ्यूज होना शुरू हुई टू डिवेल्प प्रोटेक्टिव लेयर, और एक प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाई। ठीक हो गया, इससे क्या हुआ, दिस चेंज लेड टू द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ ओव्यूल्स। अब ये ओव्यूल बन गया, क्योंकि हमने कहा मेगास्पोरेंजियम अगर मजबूत कवरिंग में लिपटा हो, ठीक, मजबूत कवरिंग में अगर लिपटा हो तो वो क्या कह रहा है, अब जो कवरिंग है दे बिकम्स टाइटली लॉक्ड अप, उन्होंने मेगास्पोरेंजियम को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। तो यही हमारे पास ओव्यूल की डेफिनेशन है, इंटेगुमेंटेड, ऐसा, पहले हम उसको रिवर्स डायरेक्शन में आते हैं, ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसको इंटेगुमेंट इन हिज हैंड, कि ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसको इंटेगुमेंट ने मजबूती से बंद किया हो, तो वो क्या बन गया है, ओव्यूल। तो ओव्यूल बनने का फायदा क्या हुआ, मोर प्रोटेक्शन इज अकॉर्डेड, अकॉर्डेड का मतलब है देना, टू एग कंटेनिंग अपरेटस, क्योंकि अंदर मेगास्पोर बनेंगे, मेगास्पोर के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगी, एग डेवलप होगा। तो आप देखें पहले कितनी प्रोटेक्शन में एग आ गया, सबसे अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जो किससे बन रही है, मेगास्पोर से, उसके अंदर एग फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोरेंजियम, इंटेगुमेंट्स। तो ये तीन दीवारों के अंदर लिपट गया एग, तो इससे प्रोटेक्शन बढ़ गई काफ़ी हद तक। तो मोर प्रोटेक्शन इज अकॉर्डेड टू एग कंटेनिंग अपरेटस, एक ऐसे अपरेटस को ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई जिसमें एग मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जब भी मेगास्पोर मदर सेल डिवेल्प होता, मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होता था, जैसे ये मेगास्पोरेंजियम है लेकिन अब तक ये कवरिंग में लिपट चुका है, तो इसके मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर प्रोड्यूस होते तो चार मेगास्पोर बनते, 4 फीमेल गैमेटोफाइट्स बनती। इनका नुकसान क्या होता था कि इनका आपस में कंपटीशन हो जाता है। कहते हैं जिस तरह हमारे मुल्क में जो सियासी पार्टी हैं वो आपस में लड़ के मुल्क को कमज़ोर कर देती। अगर होता ये कि पूरे मुल्क में एक सियासी पार्टी होती, सारे लोग उसको सपोर्ट करते, तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे अंदाज में आप कह सकते हैं हुकूमत हो सकती थी। तो इसी तरह जब आपस में लड़ाई हुई, घर में 4 भाई रहते हैं, चारों आपस में लड़ना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली घर कमज़ोर होना शुरू हो जाए। तो प्लांट ने भी ये सिचुएशन देखी कि ये आपस में लड़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये सारी कमज़ोर होना शुरू हो गई। तो प्लांट ने क्या किया, बजाय इस चारों को संभालने के, प्लांट ने ये किया भी एक हो और सुथरी हो। जैसे आप थोड़ा करें, अच्छा करें, उससे कहीं गुना बेहतर है आप बहुत ज़्यादा करें और आपके पास कुछ भी ना हो, आपसे सही तरह तैयारी ना हो। तो प्लांट ने भी इस स्ट्रेटजी को अपनाया कि पहले क्या होता था, जो स्पोर मदर सेल्स हैं जब उनमें मियोसिस होती तो 4 मेगास्पोर बनते। 4 मेगास्पोर का मतलब है 4 फीमेल गैमेटोफाइट बनती। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कंपटीशन फॉर स्पेस एंड फूड अमंग गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट क्या के दरमियान में आपस में ही मुकाबला शुरू हो जाता है। 4 गैमेटोफाइट्स के दरमियान में ही आपस में मुकाबला। तो प्लांट ने ये सोचा कि ये काम किया, प्लांट सोच तो नहीं सकता, प्लांट ने ये काम किया कि उसने जो सबसे हेल्दी थी उसको रिटेन किया और बाकी 3 को ज़ाया कर दिया।
ताकि एक ही हो और सुथरी हो, अच्छी हो, जिसके करैक्टर अच्छे हों। और जितनी एक की देखभाल होगी चारों की नहीं की जा सकती। तो प्लांट ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, 1 मेगास्पोर इज सिलेक्टेड, सिर्फ 1 मेगास्पोर को सिलेक्ट किया और उसी को इनटू हेल्दी फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट किया। रिमेनिंग 3 आर एबॉर्टेड। एबॉर्टेड का लफ्ज़ी मतलब है ज़ाया करना, ज़ाया कर देना। तो बाकी 3 को ज़ाया कर दिए। अब प्लांट के पास एक फीमेल गैमेटोफाइट ने बनना है, एक फीमेल गैमेटोफाइट ने बनना है। तो सिंगल हेल्दी में, तो इसकी हेडिंग सॉरी इसको दोबारा पढ़ लेते। रिडक्शन टू सिंगल मेगास्पोर पर मेगास्पोरेंजियम से मुराद है 1 मेगास्पोरेंजियम में सिर्फ 1 मेगास्पोर को रखा गया। रिडक्शन से मुराद क्या है? सिर्फ रिडक्शन टू सिंगल मेगास्पोर के मेगास्पोर के अंदर कमी आई, और कितनी कमी आ गई कि सिर्फ एक रहना शुरू हो गया। तो 1 मेगास्पोरेंजियम के अंदर सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर रहना शुरू हो गया। अब ये जो सिंगल मेगास्पोर बचा, जो किसके अंदर रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम जर्मिनेट टू फॉर्म एग कंटेनिंग गैमेटोफाइट। इसने एग कंटेनिंग गैमेटोफाइट बनाई कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक की डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है। यानी आप ये समझिए जैसे ये मेगास्पोरेंजियम है, उसके अंदर जो मेगास्पोर बचा, जब इसकी डेवलपमेंट हुई तो इसकी डेवलपमेंट के बाद फीमेल गैमेटोफाइट बनी और उस फीमेल गैमेटोफाइट में एग बना, ऐसे। ठीक हो गया। तो सिंगल हेल्दी मेगास्पोर रिटेन, एक मेगास्पोर जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहा, जर्मिनेट, उसने जर्मिनेट करके एग कंटेनिंग फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट आप लगाएंगे। तो उसने एक ऐसी फीमेल गैमेटोफाइट बनाई जिसके अंदर क्या मौजूद था? एग मौजूद। तो ऐसी फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें एग मौजूद, उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। ये डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन भी आगे बहुत दफ़ा रिपीट होगी, बार बार ये वर्ड इस्तेमाल होगा, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। अच्छा, उसके बाद अभी तक जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है उसमें यह है कि बाहर कवरिंग है, कवरिंग के अंदर मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है और उसके अंदर एग है, फीमेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर एग मौजूद है। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें एग मौजूद है, तो इसको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक इसको कहा जाए। तो फीमेल गैमेटोफाइट कंटेनिंग एग इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। अच्छा, शुरू में प्रॉब्लम ये था कि जब ओव्यूल बना तो ओव्यूल का जो एंड है वो इस अंदाज में था, इस अंदाज में था। तो जब भी कोई पोलन ग्रेन यहाँ आता तो आमतौर पे ये नीचे गिर जाता था। अब सवाल ये, एग अंदर है, पोलन ग्रेन के पास स्पर्म होते हैं, अब यहाँ तक इसको कैसे पहुँचाया जाए? क्योंकि यहाँ स्टे करेगा तो आगे कुछ प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो ये स्टे नहीं करता था। तो अगला प्रोसेस ये हुआ कि जो ओव्यूल बन चुका है, ओव्यूल इस कंडीशन में क्या है? इंटेगुमेंटेड इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग। अच्छा, पोलन ग्रेन क्या होता है? एक तरफ तो प्लांट ने अपने अंदर ओव्यूल को बनाना शुरू किया, ओव्यूल क्या है? इंटेगुमेंटेड इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम। अच्छा, दूसरी तरफ स्पर्म को प्रोडक्ट करने के लिए पोलन ग्रेन बनाया। पोलन ग्रेन कैसे डेवलप हुआ इसका कोई डिटेल आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ पोलन ग्रेन की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। हमने अभी डिस्कस किया शुरू में, जब प्लांट हेट्रोस्पोरस बने तो प्लांट में जो माइक्रोस्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता था, फीमेल गैमेटोफाइट से स्पर्म बनते थे, ये बात। लेकिन कुछ प्लांट ने ऐसे किया, बजाय माइक्रोस्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट बनाने के, माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमेटोफाइट बनाना शुरू कर दिया। यानी आप ये समझ लें कि ये पोलन ग्रेन है, ये मैंने पोलन ग्रेन ड्रा किया। अगर इस काफ़ी सारे पोलन ग्रेन हो तो सिर्फ हम पोलन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो जमा पोलन है, अगर सिंगल लिखेंगे तो पोलन ग्रेन लिखेंगे। तो आप ये समझ लें पोलन ग्रेन एक माइक्रोस्पोर है, एक ऐसा माइक्रोस्पोर है जिसके अंदर मेल गैमेटोफाइट है और उसके अंदर स्पर्म है, ये पोलन ग्रेन।
तो यानी आप एक तरफ ओव्यूल बन रहा था, दूसरी तरफ प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन बन रहे थे। तो पोलन ग्रेन में जस्ट क्या हुआ कि जो माइक्रोस्पोर था, जो पहले जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाता था, अब माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि जब भी हम स्पोर का वर्ड इस्तेमाल करें, स्पोर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बुरे हालात को आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। स्पोर का वर्ड जब भी आएगा तो आप ये समझ लें कि ये बुरे हालात को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकता है। तो इस वजह से पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेटोफाइट बने और स्पर्म बना। पहले स्पर्म बाहर आते थे, तो अब बाहर आना बंद हो गए, ज्यादा प्रोटेक्शन के अंदर आ गए। उसके बाद पहले जो एंड था मेगास्पोरेंजियम का या ओव्यूल का, वो इस अंदाज में था कि पोलन ग्रेन यहां स्टे नहीं करते थे। फिर थोड़ा सा इस अंदाज में हो गया, ये मॉडिफिकेशन हो गई। अब आसानी से पोलन ग्रेन यहां कैप्चर होना शुरू हो गया। पोलन ग्रेन जिसके अंदर स्पर्म मौजूद है, ये कैप्चर होना शुरू। तो जब कैप्चर हुए, फिर इन्होंने एक ट्यूब बनाना शुरू की जिसको पोलन ट्यूब कहा जाता है। उस पोलन ट्यूब के जरिए से स्पर्म एग तक आए और एग को फर्टिलाइज कर दिया, जिससे जाइगोट बन गया। तो पहले ये ओव्यूल था, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, अब इसमें फर्टिलाइजेशन होगी, अब ये जाइगोट बन गया। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में, क्योंकि सीड की डेफिनेशन ही ये है, फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड। फर्टिलाइज ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। ठीक हो गया। तो मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड से क्या मुराद है कि मेगास्पोरेंजियम का जो आखिरी हिस्सा है, डिस्टल एंड आखिरी हिस्से को कहा जाता है, वो इस अंदाज में बदला कि उसने पोलन ग्रेन को कैप्चर करना शुरू कर दिया। और ये जो इस तरह की कैविटी बनी है, इसको हम डिस्टल कैविटी कहते हैं। इसको, ये जो इस तरह प्याले की तरह का स्ट्रक्चर बना है जिसमें पोलन ग्रेन आके गिरना शुरू हो गए, तो इसको डिस्टल कैविटी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कैविटी खाली जगह को कहा जाता है। और इस जगह को बाद में माइक्रोपाइल का नाम दिया गया। माइक्रोपाइल वो जगह होती है ओव्यूल में जिसके जरिए से पोलन ट्यूब इंटर होती है। ये अपने लोगों ने याद रखना है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो पोलन ट्यूब कैसे बनना शुरू हुई? जब पोलन ग्रेन व्हेन दे आर कैप्चर्ड इनटू द डिस्टल कैविटी ऑफ मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, कि जब जो पोलन ग्रेन है वो मेगास्पोरेंजियम की डिस्टल कैविटी में कैप्चर होना शुरू हुए, तो उन्होंने पोलन ट्यूब बनाना शुरू की। पोलन ट्यूब का फंक्शन क्या है? पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक से मुराद फीमेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर एग मौजूद है, उसको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। यानी एम्ब्रियो सैक में एग मौजूद है, वहां जाइगोट बना, वहीं एम्ब्रियो बना। और जिस वक्त फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेगास्पोरेंजियम है वो सीड में कन्वर्ट हो गया, और मेगास्पोरेंजियम की जो कवरिंग है, जिनको हमने बार बार इंटेगुमेंट्स कहा है, वो सीड कोट में कन्वर्ट हो गए। तो मेगास्पोरेंजियम आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम सीड और इंटेगुमेंट बिकम सीड कोट। इनसे सीड कोट बनना शुरू। आगे इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यानी आप ये समझ लें, जब यहां बन गया है, अब देखिए एम्ब्रियो कितनी दीवारों में लिपटा हुआ है। एम्ब्रियो एक सीड कोट बना, इंटेगुमेंट बाद में किस में कन्वर्ट? मेगास्पोरेंजियम सीड में कन्वर्ट हुआ, अंदर उसके एम्ब्रियो मौजूद है। तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, प्रोटेक्शन में आ गया एम्ब्रियो। पहले क्या होता था कि स्पर्म रिलीज होते थे एनवायरनमेंट में, एग भी आमतौर पे ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होता था, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं जो चीज़ प्रोटेक्शन में ना हो तो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ सीड फॉर्मेशन प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो, कि जब ये सीड बना तो इसने ज़्यादा प्रोटेक्शन दी एम्ब्रियो को। और इस वजह से हम कहते हैं प्लांट की एक बहुत बड़ी कामयाबी, ये जाइंट लीप, एक बहुत बड़ी छलांग थी, एनेबल प्लांट टू द कॉलोनाइज्ड लैंड, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट के ऊपर, लैंड के ऊपर जो ख़तरनाक किस्म के इन्वायरमेंट है उसके ऊपर आसानी से ज़िंदा रहना शुरू हुए। अगर आप देखें, अब यहाँ कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट के सामने एक्सपोज नहीं हो रही जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिलोंग करती है। कैसे? स्पर्म पोलन ग्रेन के अंदर है, एग इतनी सारी कवरिंग में लिपटा हुआ है, और जब स्पर्म से एग तक बात पहुंचेगी तो आम तौर पे पोलन ट्यूब के जरिए से आएगी। अब आप देखें, ये कवरिंग में लिपटा हुआ, ये भी कवरिंग में लिपटे हुए, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचा तब भी एक ट्यूब के जरिए से आया।
तो कोई भी गैमीट, कोई भी जाइगोट, कोई भी एम्ब्रियो इन्वायरमेंट के सामने एक्सपोज ही नहीं हुआ। तो जब इन्वायरमेंट के सामने एक्सपोज ही नहीं हुआ तो फिर इन्वायरमेंट उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आप देखें ये जो सीड फॉर्मेशन है, इसकी वजह से जो प्लांट का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है, वो ज़्यादा प्रोटेक्शन में आया। और लैंड इन्वायरमेंट पे चाहिए ये कि रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगा तो उतने ही ज़्यादा उनके फैलने के चांसेस, आगे अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जर्मिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एवोल्यूशन ऑफ सीड ये प्लांट के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुआ। तो एक लेंथी टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल भी है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.